हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर का नाम क्या है? रेसिडेंशियल स्टेटस। चैप्टर का नाम क्या है? रेसिडेंशियल स्टेटस। रेसिडेंशियल स्टेटस चैप्टर के अंदर आपको दो दो टॉपिक पढ़ने हैं। पहला क्या है? डिटर्मिनेशन ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस, जो हमने पिछली क्लास तक पूरा कंप्लीट कर लिया है। और दूसरा टॉपिक क्या है? कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, कुल आय की गणना। ये अब हम आज से कवर करने वाले हैं। इसको मैंने पार्ट ए बोला था, और अब ये जो कवर करने वाले हैं वो क्या है? पार्ट बी। ध्यान से देखते जाओ, इजी है, लेकिन नहीं सुनोगे तो कंफ्यूजिंग भी है। हाँ हाँ हाँ, कल पूरा कर लिए थे। देखो, आप लोग एक बात बताओ, रेसिडेंशियल स्टेटस कितने टाइप्स की होती है टोटल? कौन कौन सी? रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट, ठीक है। और रेसिडेंट के भी दो टाइप होते हैं। कौन कौन से? ओआर और एनओआर। तो मैं अगर अल्टीमेटली बोलूं तो टोटल कितने टाइप के रेसिडेंट होते हैं? ओआर, एनओआर और एनआर बोल सकते हैं, क्योंकि ओआर और एनओआर किसके टाइप है? रेसिडेंट के। तो अगर मैं आर को ना गिनूं, ओआर बोल दूं, एनओआर बोल दूं या फिर एनआर बोल दूं, तो कितने टाइप हो गए टोटल? तीन टाइप। ओआर का मतलब क्या है? ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। एनओआर का मतलब क्या है? नॉन ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। और एनआर का मतलब क्या है? नॉन रेसिडेंट। ओआर ये बताता है कि इंडिया से अगर मान लो आप पीयूष ओआर हो, ओआर मतलब ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो, तो आपका इंडिया से बहुत गहरा संबंध है, ठीक है। एनओआर हो तो मतलब थोड़ा सा कम गहरा, और एनआर मतलब बहुत नहीं, है ही नहीं है, लेकिन बहुत कम संबंध है। क्लियर है मेरी बात? मतलब हमको इस टॉपिक में ये देखना है कि कौन सी इनकम किसके केस में जुड़ेगी और किसके केस में नहीं जुड़ेगी। इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं हम। इनकम टैक्स का मतलब क्या होता है? इनकम टैक्स का मतलब क्या होता है? इनकम पर लगने वाला टैक्स, इसका मतलब होता है इनकम टैक्स। आपकी इनकम ज्यादा होगी तो टैक्स ज्यादा आएगा, आपकी इनकम कम होगी तो ज्यादा टैक्स आएगा। टैक्स ज्यादा कब आएगा? जब आपकी इनकम ज्यादा होगी, और जब ज्यादा नहीं होगी तो टैक्स ज्यादा नहीं आएगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको इंडिया में भी इनकम हो रही है या इंडिया से भी इनकम हो रही है, और उनको विदेश से भी इनकम हो रही है। मतलब इनकम को दो कैटेगरी में बांटा गया है। कितनी कैटेगरी में? दो। एक बोला गया है फॉरेन इनकम, और दूसरा डोमेस्टिक इनकम। फॉरेन इनकम से आप क्या समझते हो? ऐसी इनकम जिसका सोर्स कहां है? बाहर है, वो वहीं कमा रहा है। और डोमेस्टिक इनकम मतलब जिसका सोर्स कहां है? इंडिया में। क्लियर है? तो ऐसी इनकम जिसका सोर्स बाहर है उसको बोलेंगे फॉरेन इनकम, और ऐसी इनकम जिसका सोर्स इंडिया में है उसको क्या बोलेंगे? डोमेस्टिक इनकम। तो मैंने अभी आप लोगों से पूछा था रेसिडेंट के कितने टाइप होते हैं? दो टाइप होते हैं, एक रेसिडेंट और दूसरा होता है नॉन रेसिडेंट। और रेसिडेंट के भी दो टाइप होते हैं, ओआर, एनओआर और एनआर। हम इस टॉपिक में क्या पढ़ने वाले हैं मैं वो बताने वाला हूं, कि अगर कोई ओआर है, ओआर, ओआर का मतलब क्या है? जिसका गहरा संबंध है इंडिया से। तो ओआर जो होता है ना, ओआर, उसके केस में फॉरेन इनकम को भी उसकी इनकम कैलकुलेट करने में जोड़ेंगे, और डोमेस्टिक इनकम को भी उसकी इनकम कैलकुलेट करने में जोड़ेंगे। मतलब ओआर के केस में चाहे वो विदेश से पैसा कमा रहा है, चाहे वो हमारे देश से इंडिया से पैसा कमा रहा है, सारी इनकम को किसके में जोड़ देंगे? ओआर। नहीं आई बात समझ में? ओआर जो होगा ना, ओआर, तो उसके केस में फॉरेन इनकम भी जुड़ जाएगी और डोमेस्टिक इनकम भी जुड़ जाएगी। हाँ। एनआर जो होगा, एनआर मतलब लास्ट वाला, एनआर, उसके केस में केवल कौन सी इनकम जुड़ेगी? क्यों डोमेस्टिक इनकम जुड़ेगी? फॉरेन इनकम, क्योंकि उसका एक तो इंडिया से संबंध नहीं है। तो इंडिया से जो पैसा कमा के ले जा रहा है ना, उसी इनकम पर गवर्नमेंट उससे टैक्स लेगी। वो जिसका कनेक्शन इंडिया से नहीं है, जो फॉरेन में रहता है, उससे इंडिया वाली गवर्नमेंट टैक्स नहीं लेगी। और जो एनओआर होता है ना, वो ओआर और एनओआर, एनआर के बीच का आदमी होता है। मतलब
डोमेस्टिक इनकम पर टैक्स तो लेगी गवर्नमेंट इससे, लेकिन कुछ फॉरेन इनकम पर नहीं लेगी और कुछ फॉरेन इनकम पर लेगी टैक्स। डोमेस्टिक इनकम में से तो कोई नहीं बच पाएगा। डोमेस्टिक इनकम मतलब इनकम फ्रॉम इंडिया, ठीक है। डोमेस्टिक इनकम मतलब इनकम फ्रॉम इंडिया। ये वाली जो इनकम है इसके ऊपर यहाँ की गवर्नमेंट तो टैक्स लेगी ही लेगी, चाहे आप ओआर हो, चाहे आप एनओआर हो, चाहे आप एनआर हो, हर कंडीशन में लेगी। लेकिन जब बात फॉरेन इनकम की आती है ना, तो फॉरेन इनकम के केस में ओआर पर लिया जाएगा टैक्स, मतलब ओआर से टैक्स लिया जाएगा उस इनकम पर। एनओआर के केस में कुछ इनकम को लेना है, कुछ इनकम को छोड़ना है, और एनआर पर लेना ही चाहिए। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? चलो अब मैं आप लोगों को ये जो मैं बताया ये सिर्फ ओवरव्यू है। अब क्वेश्चन बनाने के लिए मैं रूल लिखवा रहा हूं, तो आप लोग देखते जाओ। हम अभी पढ़ क्या रहे हैं? पार्ट बी, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। फैजल क्लास ले रहा हूँ भाई, मैं थोड़ी देर में लगाता हूँ ना। हाँ ठीक है। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, आप लोगों को इस तरीके का कॉलम बनाना है। एक कॉलम काहे का बनेगा? ओआर का, दूसरा कॉलम काहे का बनेगा? एनओआर का, तीसरा कॉलम बनेगा एनआर। ये कॉलम बनाने का कंडीशन क्या है, ऐसा कॉलम क्यों बनाते हैं पहले सुनो। आपको क्वेश्चन में ना एक आदमी के बारे में डिटेल दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? एक आदमी के बारे में डिटेल, कि ये आदमी यहाँ यहाँ से पैसा कमाता है, ठीक है। कोई पैसा इंडिया से कमा रहा होगा, कोई पैसा विदेश से कमा रहा होगा, ऐसे पूरे उसकी इनकम की डिटेल दिया रहेगा क्वेश्चन में। तो इसी आदमी को जब हम मानेंगे कि ये आदमी क्या है? ओआर, तो इसकी इनकम कैलकुलेट करके बताओ। इसी आदमी को जब हम एनओआर मानेंगे तो इसकी इनकम कैलकुलेट करके बताओ। और इसी आदमी को जब आप क्या मानोगे? एनआर, तो इसकी इनकम कैलकुलेट करके बताओ। मतलब एक ही आदमी को अलग अलग तराजू में तौल के देख रहे हैं। हाँ बोलो। वो जो टोटल इनकम दे रहे हैं क्वेश्चन में, उसको भी हाँ, निकालना है। टोटल इनकम मतलब वो कहाँ कहाँ से पैसा कमाता है ये दिया रहेगा, आपको टोटल लगाना है। टोटल लगाना है, बताना है कि ओआरआर कितना है। नहीं नहीं, ओ आर एन ओ आर वाला तो पार्ट ए में आप निकाल लिए। इसमें वो भी दिया रहेगा क्या ये? इसमें आपको इनकम का टोटल लगा के बस बताना है। ओ आर एन ओ आर एन आर आपको क्वेश्चन में बोल देगा कि भाई यहाँ पे निकाल, ये थोड़ी निकालना है वो ओ आर है, एन ओ आर है, एन आर है, ये निकालने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको एक ही आदमी के बारे में बोल देगा कि एक बार इसको आप ओ आर मान के बनाओ, एक बार उसी को एन ओ आर मान के बनाओ, और उसी आदमी को एक बार एन आर मान के बनाओ, मतलब तीनों कंडीशन। हाँ हाँ, तो क्वेश्चन में आपको तीनों के लिए अलग अलग बनाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन एक ही बार सॉल्व होगा, कॉलम आपको 3 बना देने, ठीक है। एक बार उसी आदमी को ओ आर के तराजू में तौलो, एक बार एन ओ आर के तराजू में, एक बार एन आर के तराजू। हमेशा याद रखना, हाँ ईओक्यू टाइप का है, हमेशा याद रखना इसका 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 अमाउंट का आंसर अलग अलग आएगा। मतलब टोटल लास्ट में हम क्या करते हैं? टोटल लगाते हैं, ठीक है भाई। कॉलम बस है, ईओक्यू से जमीन आसमान का फर्क है, नहीं आएगा। हाँ, अगर सिर्फ उसकी डोमेस्टिक इनकम बस है तो एक जैसा आ सकता है। मतलब अभी तक जितने क्वेश्चन है आपके बुक में, इसका 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 तीनों का आंसर अलग अलग आएगा। क्लियर है? देखते जाओ ध्यान से। मैं जो लिखने वाला हूं ना, इसको आप लोग भाई एक कागज में फोटोकॉपी करवाना, उसको जलाना, काला काला राख निकलेगा, पानी में घोल के पी लेना। मतलब इतना कंठस्थ याद रहना चाहिए जो मैं लिखवा रहा हूँ। इनकम टैक्स के सारे रूल्स आप लोगों को पता है। सेकेंड ईयर में आप लोग पढ़े थे कॉस्ट, कॉर्पोरेट, जो भी पढ़े होगे आप लोग, स्टैटिस्टिक्स, अकेला इनकम टैक्स उनके बराबर है। मतलब रूल के मामले में बोल रहा हूं, मतलब इतने सारे रूल्स आप लोगों को याद करने पड़ेंगे, तब आपसे जाके एक क्वेश्चन बनेगा। हाँ,
और याद करने के लिए अलग से रूल याद करने नहीं बैठना है, क्वेश्चन बनाते बनाते याद हो जाता है। ठीक है, और मैं ये भी बोल रहा हूं कि सबसे हट के सब्जेक्ट है भाई, यूनिक सब्जेक्ट है, ऐसा सब्जेक्ट आप लोग कभी पहले नहीं पढ़े हो। ठीक है, ये एक्चुअल में अकाउंट नहीं है, अकाउंट नहीं है, टैक्स है। चलो देखो, सबसे पहले नंबर 1 पे लिख रहा हूं इनकम इनकम रिसीव्ड इन इंडिया। इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, इससे क्या समझते हो? अगर कोई व्यक्ति है, अगर कोई व्यक्ति मतलब एक आदमी, वो पैसा दुनिया भर के किसी भी कोने में कमाया है, हमको उससे मतलब नहीं है, वो इनकम रिसीव उसको कहां हो रही है? इंडिया में। रिसीव मतलब मिलना। ठीक है, तो इस केस में उसकी जो इनकम है ना, ओआर के केस में भी टैक्सेबल होगी, मतलब ओआर अगर होगा तो भी उसके में जोड़ेंगे, एनओआर होगा तो भी जोड़ेंगे, और एनआर होगा तो भी जोड़ेंगे। मतलब रिसीव्ड इन इंडिया के केस में अपने को छोड़ना ही नहीं है, तीनों में लेना है। भारी बात समझ में? नहीं, डोमेस्टिक इनकम तीनों में लिए हैं, लेकिन ये इंडिया में प्राप्त हो रही है। ठीक है, अगर आप लोगों को हिंदी में लिखवाना है तो मैं उसमें भी लिखवा दे रहा हूं, भारत में प्राप्त आय। मतलब अगर आप पूरे वर्ल्ड में कहीं भी काम किए रहो, मैटर नहीं करता, रिसीव कहां हो रहा है? इंडिया में हो रहा है। तो इस केस में, तीनों के ही केस में इनकम टैक्सेबल होगी। मतलब टैक्सेबल होना मतलब उसकी इनकम में जोड़ना। सेकेंड नंबर, अच्छा रिसीव्ड इन इंडिया का पहले और समझो डिटेल। मान लो ये इंडिया है, ये एक आदमी है, इंडिया में कुछ काम किया और उसका पैसा उसको इंडिया में मिल गया, तो बताओ इंडिया में रिसीव हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, इंडिया में कुछ काम किया, उसका पैसा उसको इंडिया के बैंक के अकाउंट में ले जाके सामने वाला जमा करा दिया, तो बताओ इंडिया में रिसीव हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। वो आदमी गया अमेरिका, अमेरिका में कुछ काम किया, वो काम का पैसा जब वो इंडिया आ गया ना, तो इंडिया में वो पैसा उसको रिसीव हुआ उसके अकाउंट में या उसको कैश। तो बताओ इंडिया में रिसीव हुआ कि नहीं हुआ? काम उसने वहां किया, लेकिन पैसा प्राप्त कहां किया? इंडिया में। ठीक है, अगर वो आदमी वहीं पे काम किया है, वहीं पे काम किया और वहीं पे पैसा रिसीव भी कर लिया, तो बताओ वो पैसा इंडिया में रिसीव हुआ? अब एक चीज और पूछ रहा हूं, वो आदमी वहीं पे रहा, वहीं पे काम किया, पैसा भी वहीं मिल गया उसको, अब पैसे को सूटकेस में पकड़ के इंडिया लेके आ रहा है, तो बताओ इंडिया में रिसीव हुआ? इंडिया तो लेके आया, इंडिया वो लेके आया। एक और कंडीशन है, मान लो वो आदमी अमेरिका में रहता है, अमेरिका में ही काम किया है, ठीक है, अमेरिका में काम किया, उसका पैसा भी उसको वहीं मिल गया, मिलने के बाद उसकी पत्नी इंडिया में रहती थी, वो पैसे को इंडिया में भेज रहा है उस आदमी उसके पास, क्योंकि रिसीव उसको पहले हो चुका है वहीं पे। रिसीव करने के बाद का काम होता है लेके आना या भेजना। तो मेरी बात समझ लिया आप लोग? रिसीव करना मतलब फर्स्ट टाइम वो पैसा आपको उस जगह पर मिलना। तो आप काम करके वहां पर आए हो और उसका पैसा आपको कहां मिल रहा है? इंडिया में। या तो आप काम बाहर से करके आए, पैसा यहां मिला आके, या फिर आपने इंडिया में ही काम किया और यहीं पे पैसा मिल गया, तो उसको क्या बोलोगे? इनकम रिसीव्ड इन इंडिया। पैसा मिल गया है, बाद में सूटकेस में पकड़ के लेके आ रहे हो, या फिर पैसा आपको मिल गया है, आप किसी के माध्यम से उसको भिजवा रहे हो, तो उसको रिसीव करना नहीं बोलते, उसको भेजना या लाना बोलते। क्लियर है मेरी बात? वही तो मैं बोल रहा हूं, नहीं लगेगा, उसको रिसीव नहीं मानेंगे। इनकम भारत में उपार्जित आय, इनकम एक्रूड इन इंडिया।
भारत में उपार्जित आय, उपार्जित को अर्जित भी बोलते हैं, ठीक है, अर्जित मतलब अरिजीत सिंह वाला नहीं। इनकम एक्रूड इन इंडिया, भारत में उपार्जित आय, इससे क्या समझते हो गीतांजलि आप? नहीं, वो अकाउंट की भाषा है, जो एक्रूड मतलब मिलना बाकी, वो अकाउंट की भाषा है। एक्रूड वर्ड का मैं दूसरा सिनोनिम बता सकता हूँ, अर्नड, इनकम अर्नड, EARNED। भारत में कमाना इनकम एक्रूड इन इंडिया, मैं बताऊं मैं बताऊं ऐसी इनकम जो इंडिया से पैदा हुई है, इंडिया से जनरेट हुई है वो इनकम, फिर वो मिले प्राप्त कहीं पर भी हो, ऐसी इनकम जो इंडिया से जनरेट हुई है फिर वो प्राप्त फिर पूरे विश्व में कहीं पे भी हो, ऐसी इनकम को भी हम क्या करते हैं, तीनों कंडीशन में लेते हैं, OR में भी, NOR में भी और NR में भी। मतलब हमारी धरती में अगर कोई काम करके चला गया, मान लो कोई अमेरिका का आदमी है, वो आया यहाँ पे कुछ काम करके चला गया और चला गया कहाँ, विदेश, तो यहाँ की इनकम, यहाँ पे जो भी काम करवाया उसको पेमेंट वहां भेज दिया भले, लेकिन काम कहाँ करके गए हैं, हमारे एरिया में काम करके गए, तो ऐसी इनकम को बोलेंगे इनकम एक्रूड इन इंडिया, ठीक है, इनकम एक्रूड इन इंडिया। लेकिन कुछ कुछ ऐसी इनकम है जिसको लिखा हुआ रहेगा ना, आप समझ नहीं पाओगे इसको एक्रूड माने कि नहीं माने। तो एक्रूड इन इंडिया कौन कौन सी इनकम होती है, इसके लिए मैं आप लोगों को एक लिस्ट लिखवाऊंगा, लिस्ट नंबर, ये लिस्ट आपको याद रखनी है, लिस्ट में 4-5 नाम लिखवाऊंगा, वो याद रखना है, उसके अंदर जो जो लिखा रहेगा उसी को मानना है इनकम एक्रूड इन इंडिया हुई है। आ रही बात समझ में? जैसे बताओ, अभी मैं जो आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, मतलब मैं अपना बिजनेस कर रहा हूँ, इससे जो भी मेरे को इनकम होगी तो इनकम एक्रूड इन इंडिया होगी कि नहीं होगी? अब मैं 2 महीने के बाद जाके अमेरिका शिफ्ट हो गया, अब मेरे को सब बच्चे लोग फोन पे कर रहे हैं, तो मैं जाऊंगा तो वहां पे रिसीव मेरे को वहां हो रही, लेकिन वो इनकम मैं काम करके कहाँ गया हूँ, एक्रूड इन इंडिया। अब एक चीज और सुनो, एक्रूड इन इंडिया में क्या है, एक आदमी है जो इंडिया छोड़ के 50 साल पहले चला गया, यहाँ से इंडिया में नहीं रहता, विदेश में रहता है, लेकिन उसका इंडिया में एक ठो मकान है जिसको किराए में दे के रखा है, सुने हो कैसे बहुत सारा केस, ये आदमी को किराया मिल जाता है कैसे भी करके वहां पे, तो बताओ इस आदमी, ये रहता है कहाँ, अमेरिका में, और मकान कहाँ है, इंडिया में, तो बताओ ये इनकम एक्रूड इन इंडिया हुई कि नहीं हुई? हुई, क्योंकि ये जनरेट कहाँ से हो रही है, इंडिया से, तो जनरेट होने को ही क्या बोलते हैं, एक्रूड इन इंडिया बोलते हैं। क्लियर है? तो ऐसी कौन कौन सी इनकम है जिसको एक्रूड इन इंडिया मानते हैं, तो उसके लिए मैं क्या लिखवाऊंगा आप लोगों को, लिस्ट में पूरा डिटेल, ठीक है, तो लिस्ट का थोड़ा सा रुक जाओ, लिस्ट वाला काम एक साथ करेंगे। उसके बाद तीसरा नंबर, चलो मैं लिखवा ही देता हूँ लिस्ट, तो सिस्टमेटिक रहेगा। लिस्ट नंबर 1 लिखो, लिस्ट नंबर 1, इनकम एक्रूड इन इंडिया, इसकी मैं क्या लिखवा रहा हूं आप लोगों को, लिस्ट। सबसे पहला, इनकम फ्रॉम बिजनेस इन इंडिया। अगर आपका बिजनेस इंडिया में है, आप भले विदेश में रहते हो, आपका बिजनेस कहाँ है, इंडिया में, तो उस बिजनेस से जो भी इनकम होगी उसको क्या माना जाएगा, एक्रूड इन इंडिया माना जाएगा। क्लियर है मेरी बात? इनकम फ्रॉम बिजनेस इन इंडिया। दूसरा, इनकम फ्रॉम अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है इंडिया में, आपकी क्या है, प्रॉपर्टी इंडिया में है, या कोई आपका एसेट इंडिया में है, या कोई आपका इन्वेस्टमेंट इंडिया में है,
उससे आपको इनकम हो रही है। जैसे प्रॉपर्टी मतलब मकान आपका इंडिया में, तो वहां से आपको क्या मिल रहा होगा, इनकम मिल रहा होगा। आपका कोई मान लो जमीन का टुकड़ा है, जमीन बेच दिए इंडिया में ही, तो जमीन इंडिया की है, इंडिया में बेचे तो इनकम जनरेट कहां से हुई, इंडिया में हुई। आपका कोई इन्वेस्टमेंट है इंडिया में, जैसे आप रहते हो अमेरिका में लेकिन इंडिया में एफडी करा के रखे हो 10 लाख का, तो उससे जो ब्याज मिलेगा वो कहां से जनरेट हो रहा है, इंडिया से हो रहा है। तो ऐसी इनकम जो प्रॉपर्टी एसेट या इन्वेस्टमेंट कहाँ सिचुएटेड है, इंडिया में, तो उस इनकम को भी क्या मानेंगे, एक्रूड इन इंडिया। इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछो। हाँ फॉरेन का है, हाँ वहां से 2-3 किलो सोना लेके आता है हाँ और इंडिया में सेल कर देते हैं, क्योंकि इंडिया में रेट अच्छी है, हाँ, तो उसको किस मानेंगे? फॉरेन से लेके आया और इंडिया में बेचा, तो बेचने के पर्पज से पहले तो इंडिया बाहर से लेकर आएगा ना, तो कस्टम वाले लोग पकड़ लेंगे उसको, भैया इतना सारा सोना लेके आ रहे हो तो आप लोग टैक्स दो, ठीक है। उसके बाद फिर इंडिया में जब बेचेगा तो कस्टम विभाग वाले जानकारी दे देंगे इनकम टैक्स वाले को कि खरीद के लाया है। तो जब वो सोने को बेचेगा तो वहां पर उसके ऊपर कैपिटल गेन हो जाएगा। अगर बिजनेस करेगा तो बिजनेस की इनकम मान लेंगे उसकी। हाँ हाँ हाँ, वो ज्वेलरी पहन के आ सकते हैं भाई, लेके नहीं आ सकते। जैसे हमारी जो मेरी मतलब वाइफ है ना, उसकी सबसे बड़ी बहन दुबई में रहती है, तो हम लोग को जैसे कभी कुछ ज्वेलरी वगैरह खरीदना रहता है ना, तो हम उनको ही बोलते हैं। तो वहां से ना क्या करते हैं, पसंद करके फोटो वोटो भेजते हैं, हाँ ठीक है अला, तो जब आते हैं ना तो पहन के आते हैं उसको। हाँ पहन के आते हैं उसको। हाँ कम में मिल जाता है। और वहाँ के ड्राई फ्रूट्स भी बहुत सस्ते मिलते हैं और अच्छा क्वालिटी का रहता है ड्राई फ्रूट्स। चलो अपन अभी क्या कर रहे हैं, इनकम एक्रूड इन इंडिया की लिस्ट बना रहे ना। तो पहले नंबर पर मैंने क्या लिस्ट में लिखवाया, अगर आपका बिजनेस इंडिया में चल रहा है, भले आपको उसका प्रॉफिट कहीं भी मिले, तो मतलब क्या होगा, उसकी इनकम एक्रूड इन इंडिया है। अगर आपकी प्रॉपर्टी, आपका एसेट, आपका इन्वेस्टमेंट इंडिया में है, तो भी उसकी जो इनकम हो रही है वो भी क्या माना जाएगा, एक्रूड इन इंडिया। तीसरा जो कि थोड़ा कंफ्यूजिंग है लेकिन ध्यान से सुनना, नहीं 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 नहीं, तो डोमेस्टिक ही तो है वो। अगर मान लो बिजनेस इंडिया में कर रहा है और नहीं, डिफरेंस नहीं, अपने को देखो, इनकम टैक्स वाले क्या करते हैं, कहीं ना कहीं से उस इनकम को अपने चंगुल में फंसाना चाहते हैं। पहले बोलते हैं कि भाई इनकम रिसीव होगी ना इंडिया में तो हम उसके ऊपर टैक्स ले लेंगे, ठीक है। कभी कभी क्या होता है फिर, जिन लोग बोले मतलब इनकम टैक्स वाले ने एक रूल बनाया कि जिसकी जिसकी इनकम इंडिया में रिसीव होगी हम उसके ऊपर टैक्स ले लेंगे। तो अब सिर्फ एक ही लाइन बोल के चुप हो जाते ना, तो बहुत सारे लोग ऐसा आ जाते हैं कि देखो हम तो बिजनेस इंडिया में कर रहे हैं लेकिन इनकम हमको इंडिया में रिसीव नहीं हुई। तो तो उन लोग क्या करते, नीचे वाले पॉइंट से बाहर निकल जाते। तो अगर वो इनकम आपको इंडिया में रिसीव भी हो रही है और एक्रू भी हो रही है तो ठीक है ना, आपकी तो दोनों के हिसाब से फंस रही है। नहीं 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 होगा। अगर आपकी कोई इनकम है इसके हिसाब से आ रही है तो ले लो, इसके हिसाब से आ रही है तो ले लो, दोनों भी अगर कंफर्म हो रहा है तो ले लो। लेना एक ही बार है बस, ठीक है, लेना एक ही बार है। चलो तो मैं अभी क्या लिखवा रहा हूं, इनकम फ्रॉम सैलरी और पेंशन। अब ध्यान से सुनना, पहले इसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझो। आप लोगों को पता है सैलरी जो होती है ना, सैलरी सैलरी किसको मिलती है, एम्प्लॉयज को मिलती है। किसको मिलती है, एम्प्लॉयज को। और एम्प्लॉय को दो कैटेगरी में बांटा गया है, एक है गवर्नमेंट एम्प्लॉय और दूसरा है अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। इस काम के लिए एम्प्लॉय को दो कैटेगरी में बांटा गया है, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय और दूसरा अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं ना, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, वो पूरे वर्ल्ड में कहीं भी काम करेंगे, सरकारी नौकरी में रहते हुए पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी काम करेंगे। मान लो इंडिया की गवर्नमेंट का कोई एम्प्लॉय है, इंडिया की गवर्नमेंट ने अपने काम से उसको बोल दिया जा तू अमेरिका में जाके काम कर, होता है ना, जाते हैं ना, वो क्या बोलते हैं, अरे वो क्या बोलते हैं,
राजदूत, हाँ एम्बेसी ऑफिस, जहाँ पासपोर्ट वीजा ये सब होता है, तो वहां जिन लोग काम कर रहे सरकारी नौकरी में तो है। मतलब इंडिया की गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय है वो, उनको इंडिया की गवर्नमेंट अपने काम से विदेश में भेजी है काम करने के लिए, तो भले ही उन लोग विदेश में जाके काम कर रहे हैं, भले ही उनको विदेश में सैलरी मिल रही है, लेकिन ये माना जाएगा कि उनकी जो सैलरी है ना वो एक्रूड इन इंडिया है, ये मानना है। आपको वो नाम नहीं देखना है, बस आपको ध्यान रखना है गवर्नमेंट। मैं रुको ना, क्लास ले रहा हूँ, हाँ 5-7 मिनट रुको। मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय है ना, वो भले जाके कहीं पे भी काम करे इंडिया के अलावा, लेकिन उसको जो मिल रही है ना सैलरी, सैलरी जो मिल रही है, उसको ये माना जाएगा कि वो सैलरी एक्रूड इन इंडिया है। हाँ, लेकिन उसको क्या माना जाएगा, एक्रूड इन इंडिया। नॉर्मली एक्रूड इन इंडिया क्या मानते हैं नॉर्मली, कि वो इंडिया के जगह में काम करके दिखा, लेकिन वो विदेश में भी काम करेगा तो भी उसकी सैलरी को क्या माना जाएगा, एक्रूड इन इंडिया। मतलब वो दुनिया में कहीं भी काम करे, चांद में भी जाके काम करेगा ना, तो भी एक्रूड इन इंडिया मानेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट के काम से गए। क्लियर है? इसके पीछे एक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है, इसके पीछे एक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है। वो आप लोगों ने इकोनॉमिक्स पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है मेरे को नहीं मालूम, नेशनल इनकम वाले चैप्टर में आता है, तो इसलिए मैं उसमें डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। बस इतना ही समझो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर है, वो पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी काम करेगा गवर्नमेंट का, तो उसकी इनकम को हम एक्रूड इन इंडिया मानेंगे, भले सैलरी रिसीव कहीं भी हो, काम कहीं भी करे। ठीक है? और अदर एम्प्लॉय जो होता है, अदर एम्प्लॉय मतलब जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, वो अगर सिर्फ इंडिया में काम करेगा ना, तभी उसकी सैलरी को क्या माना जाएगा, एक्रूड इन इंडिया। अगर वो विदेश में जाके काम करेगा तो उसकी सैलरी को एक्रूड इन इंडिया नहीं मानेंगे। क्लियर है? गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो मैं बिजनेस इनकम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात किसकी कर रहा हूं अभी, सैलरी इनकम की और पेंशन की इनकम की। बिजनेस इनकम के लिए बिजनेस का रूल लगेगा भाई, और गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए बिजनेस करना अलाउड नहीं है ना। वो दूसरे के नाम पर करेगा तो वो करदाता, एसईसी चेंज हो जाएगा, गवर्नमेंट उसके हिसाब से देखेगी। अब वो आदमी गवर्नमेंट एम्प्लॉय थोड़ी है। देखो, इनकम फ्रॉम सैलरी और पेंशन, इनकम फ्रॉम सैलरी और पेंशन, इसके लिए आपको क्या चेक करना पड़ेगा कि वो एम्प्लॉय कैसा एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट है कि अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर होगा तो देखो अपन क्या बना रहे, नोट्स बना रहे कि बुक लिख रहे हैं, तो मैं एकदम काम की बात लिखूं कि पूरा डिटेल में, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय कहीं पे भी काम करेगा तो उसकी सैलरी को एक्रूड इन इंडिया मानेंगे, ऐसा लिखूं? सर डिटेल में वाह, तो भाई बुक पढ़ लो ना दोस्त। सर पढ़ छत्तीसगढ़ ये मेरा दोस्त बोलता है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सैलरी को एक्रूड इन इंडिया कब मानेंगे, ओनली इफ सर्विसेज, सॉरी सर्विसेज rendered anywhere in the world। अपन देखो, आप लोग रेंडर्ड मतलब सर्विस प्रोवाइड करने को रेंडर बोलते हैं। ठीक है? देखो, इनकम एक्रूड इन इंडिया पढ़ रहे हैं हम लिस्ट, मतलब नीचे की जितनी भी बात हो रही है वो सब किसके बारे में हो रही है, एक्रूड इन इंडिया के बारे में। तो आपकी अगर आपको अगर सैलरी की इनकम हो रही है, ऐसा बनाने के भी नोट्स ऐसा ही बनाया जाता है, अगर आपको सैलरी की इनकम हो रही है तो आपको क्या देखना पड़ेगा, गवर्नमेंट है कि अदर। गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सैलरी को आप अदर वो एक्रूड इंडिया कब मानोगे, जब सर्विस आप कहां रेंडर करोगे, एनीवेयर इन द वर्ल्ड। क्या मानोगे, एनीवेयर इन द वर्ल्ड। ये ऐसा नोट्स होता है, देख के तुरंत समझ में आ जाए। थ्योरी पढ़ना है तो बुक में लिखा है भाई पूरा फिर। ठीक है?
चलो उसके बाद मैं बात कर रहा हूं अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, मतलब जो सरकारी नौकरी में नहीं है। तो ओनली इफ सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया, ओनली इफ सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया। ये जो है ना, मैं बात बता रहा हूं सैलरी ऑब्लिक पेंशन दोनों के लिए। पेंशन कब मिलती है? जब आदमी रिटायर हो जाता है ना, रिटायर हो जाता है। और सैलरी कब मिलती है? जब नौकरी करते रहता है तब। दोनों के लिए रूल एप्लीकेबल है। हाँ, पेंशन को भी सैलरी ही माना जाता है। वो क्वेश्चन में कहीं पे पेंशन लिखा है ना, तो आप लोगों के लिए क्लैरिफिकेशन के लिए लिखा है मैंने। हाँ, ओनली इफ सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया मतलब जो अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है ना, जो गवर्नमेंट नौकरी में नहीं है, तो वो इंडिया में काम करेगा ना बस, तो ही उसकी सैलरी को एक्रूड इन इंडिया मानेंगे। अगर वो विदेश जाके काम कर रहा है तो उसकी सैलरी को एक्रूड इन इंडिया नहीं मानना है। विदेश जाके कौन काम करेगा? गवर्नमेंट एम्प्लॉय काम करेगा, तभी उसकी सैलरी को क्या मानना है? एक्रूड इन इंडिया मानना है। क्लियर है? इसमें किसी को कोई डाउट है? अफशा, कृतिका, साई? नो सर। गवर्नमेंट इनकम में रिटायर हो गया उसके बाद भी मारेंगे। हाँ, गवर्नमेंट से रिटायर हो जाएगा तो उसको क्या मिलना चालू हो जाएगी? पेंशन। तो भी यही मानेंगे। ठीक है, चलो अब अगला 4 या 5 पॉइंट है। अब आप लोग सोच सकते हो मैं कहीं पे कुछ देख के बिना देखे लिख रहा हूँ, तो नहीं, टैलेंट नहीं है भाई, पढ़ा पढ़ा के याद हो गया है। आप लोगों को भी ये पोजीशन में आना है, एग्जाम तक यहाँ पहुंचना है आप लोगों को। नहीं पहुंचोगे तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। मेरी बात समझ में आई? यहां तक अगर आप नहीं पहुंचे कि बिना देखे रूल आपको याद नहीं आ रहा है, मतलब आपको क्वेश्चन नहीं बनेगा आपसे। और देखते हैं अब सुनो मेरी बात। मान लो एक आदमी है, अरे स्माइली बनाता हूँ, 2 ठो डंडी खींच दे तो आदमी बन जाता है। स्माइली बनाए, 2 ठो डंडी खींच दी। हाँ, जो भी है छोड़ो, ठीक है। देखो, मान लो एक आदमी है, समझना मेरी बात, इसने किसी को लोन दिया है, इसने किसी को, दूसरे आदमी को लोन दिया है। इस आदमी ने, हमारा फोकस अभी किसके ऊपर है? इस आदमी के ऊपर। टॉर्च इसके ऊपर जला के रखो। ठीक है, इस आदमी ने क्या दिया हुआ है? इसको लोन दिया हुआ है। तो ये आदमी इसको क्या देगा? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट को क्या बोलेंगे? इंटरेस्ट ऑन लोन। तो जो इंटरेस्ट की कमाई हो रही है किसको हो रही है? इसको हो रही है कि नहीं बताओ? ये आदमी इंटरेस्ट ऑन लोन कमा रहा है। इनकम टैक्स में इनकम लेते हैं कि नहीं? ब्याज को लेंगे। अब ये इंटरेस्ट ऑन लोन को एक्रूड इन इंडिया कब मानेंगे और एक्रूड इन इंडिया कब नहीं मानेंगे, ये बात हो रही है। ये जो इंटरेस्ट का पैसा है, इसको एक्रूड इन इंडिया कब मानना है और कब नहीं मानना है। मतलब एक आदमी ने किसी आदमी को क्या दिया हुआ है? लोन दिया हुआ है। लोन के बदले इसको क्या मिल रहा है? ब्याज। तो ये जो ब्याज मिल रहा है, ये इसको एक्रूड इन इंडिया कब मानोगे और कब नहीं मानोगे? अगर ये लोन आपने किसको दिया हुआ है? गवर्नमेंट को दिया हुआ है। किसको दिया हुआ है? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। अरे तो यहां पर मैं आदमी को हटा रहा हूं, यहाँ पे मैं आदमी को हटा दिया। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ कि आदमी ने लोन किसको दिया हुआ है? गवर्नमेंट को, सरकार को लोन दिया हुआ है। अरे गवर्नमेंट लेती है ना भाई लोन, गवर्नमेंट लोन लेती है ना। आपके पास बहुत पैसा, करोड़ों अरबों रुपए, तो गवर्नमेंट लेगी ना लोन आपसे भी। अपन बहुत छोटे आदमी तो अपने तक ये बात पहुंचती नहीं, लेकिन ऊपर चलता है लेन।
मेरी बात सुनो ना, ये आदमी जो है, सुनो सुनो सुनो, ये आदमी जो है बहुत पैसा है इसके पास, ठीक है, ये आदमी लोन देता है, ये आदमी किसी आदमी को भी लोन दे सकता है, किसी गवर्नमेंट को भी लोन दे सकता है, किसी कंपनी को भी लोन दे सकता है। आ रही मेरी बात, किसी को भी लोन दे सकता है। तो मैं अभी क्या बता रहा हूं, ये आदमी अगर किसी गवर्नमेंट को लोन दिया है, गवर्नमेंट मतलब अपनी इंडिया की गवर्नमेंट को लोन दिया है, गवर्नमेंट मतलब स्टेट गवर्नमेंट हो सकती है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है। तो ये आदमी ने, हमारा इसकी बात हो रही है ना, अभी इसकी इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं, इस आदमी ने गवर्नमेंट को लोन दिया है, तो गवर्नमेंट इसके बदले इसको क्या देगी, ब्याज देगी। तो ये जो ब्याज है ना, इसका, ये जो इनकम है, ये जो ब्याज की इनकम है, इसको हमेशा क्या मानेंगे, एक्रूड इन इंडिया मानेंगे। चाहे उस लोन के पैसे को गवर्नमेंट कहीं पे भी इस्तेमाल करे, कोई दिक्कत नहीं है। हमारी बात समझ में, हाँ, इंटरेस्ट को एक्रूड इन इंडिया मानेंगे। अरे गवर्नमेंट किसके लिए काम कर रही है, आपके लिए, भारत देश के लिए काम कर रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर इस आदमी ने किसको लोन दिया हुआ है, गवर्नमेंट को लोन दिया हुआ है, और गवर्नमेंट उसके बदले उसको क्या कर रही होगी, ब्याज का पेमेंट कर रही होगी, तो ये जो ब्याज की इनकम है किसको हुई है, गवर्नमेंट को कि इस आदमी को। तो इस आदमी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि इसके लिए वो इनकम एक्रूड इन इंडिया है कि नहीं है। एक्रूड इन इंडिया तभी होगी जब वो, मतलब नहीं, उसको एक्रूड इन इंडिया हमेशा मानना है। एक्रूड इन इंडिया क्या मानना है, हमेशा मानना है, हमेशा। कब देगा, किसको देगा लोन, कब, गवर्नमेंट को। आई मेरी बात समझ। कभी मान लो ये आदमी इंडिया का है ही नहीं, विदेश का है, विदेशी लोग के पास रहता है ना बहुत पैसा, मान लो बिल गेट्स, बहुत अरबपति आदमी है, उसने इंडिया की गवर्नमेंट को लोन दिया। अब इंडिया की गवर्नमेंट उस पैसे को कहीं भी खर्चा करे पूरे दुनिया में, लेकिन इंडिया की गवर्नमेंट से वो क्या लेगा, ब्याज, ब्याज लेगा। तो इंडिया से पैसा कमा के ले जा रहा है कि नहीं, तो इंडिया की गवर्नमेंट उसे टैक्स छोड़ देगी, लेगी ना भाई। तो ऐसी इनकम को, ऐसे ब्याज की इनकम को क्या माना जाएगा, एक्रूड इन इंडिया माना जाएगा, कहीं का भी रहे, मैटर नहीं करता। ठीक है, मेरी बात समझ में आई। अब दूसरी चीज समझो, इसी में ही दूसरा चीज, मान लो एक आदमी है, मान लो एक आदमी है, इसने लोन दिया है, क्या दिया है, लोन। किसको दिया है, गवर्नमेंट को छोड़ के किसी और को। किसको लोन दिया है, गवर्नमेंट को छोड़ के किसी और पर्सन को। वो पर्सन जो है, वो पर्सन जो रेसिडेंट भी हो सकता है और नॉन रेसिडेंट भी हो सकता है। अरे रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट हो सकता है कि नहीं पर्सन। तो वो पर्सन जो है इस आदमी को क्या करेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन देगा। तो इस इंटरेस्ट को एक्रूड इन इंडिया मानेंगे कि नहीं मानेंगे, बताओ। इस इंटरेस्ट को एक्रूड इन इंडिया तभी मानेंगे जब इस लोन का पैसा इंडिया में यूटिलाइज होगा, या फिर उस लोन के पैसे से इस पर्सन ने बिजनेस कहां किया होगा, या फिर बोल सकते हैं उस लोन के पैसे का कनेक्शन कहां से है, इंडिया से। मतलब ओवरऑल बोल सकते हैं कि ये आदमी जो है लोन दिया किसको, किसी एक ऐसे पर्सन को लोन दिया है, ऐसे पर्सन को लोन दिया है जो रेसिडेंट भी हो सकता है या फिर नॉन रेसिडेंट भी हो सकता है। तो ये आदमी इसको क्या करेगा, इंटरेस्ट का पेमेंट करेगा। अब इंटरेस्ट को हम एक्रूड इन इंडिया माने कि नहीं माने, एक्रूड इन इंडिया तभी मानोगे जब इस लोन का पैसा कहां यूटिलाइज हो रहा है, इंडिया में यूटिलाइज हो रहा है, या ये लोन के पैसे से सामने वाला बिजनेस कर लिया कहां पे, इंडिया में, या इस लोन के पैसे का कनेक्शन कहां है, इंडिया में। इंडिया से कनेक्शन होना चाहिए। हाँ, गवर्नमेंट के केस में गवर्नमेंट उस पैसे का कहीं पे भी कुछ भी इस्तेमाल करे, हमेशा उसको क्या मानना है, एक्रूड इंडिया। लेकिन अगर रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट के पास जा रहा है पैसा लोन का, तो उस पैसे को कब एक्रूड इन इंडिया मानना है, जब यूटिलाइज इंडिया में होगा या बिजनेस कनेक्शन इंडिया में होगा। क्लियर है। हाँ, नोट्स में लिखना पड़ेगा, ठीक है। आई बात समझ में। नहीं, ऐसे डिजाइन नहीं बनाना है, मैं लिखवा रहा हूँ ना, रुको ना, अच्छे से लिखवा रहा हूँ।
देखो, अच्छा अभी मैं आप लोगों को एग्जांपल किसका दिया, इंटरेस्ट ऑन लोन का। आप लोगों को पता है फीस फॉर टेक्निकल सर्विस करके कोई चीज होती है, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज। रॉयल्टी नाम सुनो कभी, रॉयल्टी क्या होता है रॉयल्टी? देखो, ये जो रूल में बताया ना, किसके लिए बताया, इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए बताया। ये रूल में किसके लिए बताया, इंटरेस्ट ऑन लोन। यही रूल सेम टू सेम रूल रॉयल्टी के ऊपर भी लगता है, यही रूल सेम टू सेम टेक्निकल सर्विसेज की फीस के ऊपर भी लगता है। मैं 3 नाम लिया, कौन कौन सा, इंटरेस्ट ऑन लोन, रॉयल्टी एंड फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज। रॉयल्टी मतलब होता है, जैसे आपके पास बहुत बड़ी जमीन है, एक दिन आप जमीन में गड्ढा खोद रहे थे, पता चला बहुत सारा कोयले का भंडार है आपकी जमीन के नीचे, तो आपसे बड़ी बड़ी कंपनियां क्या करेगी, वो जमीन ले लेगी, बोलेगी हम कोयला खोद खोद के निकालेंगे, और जितना टन कोयला निकालेंगे उसके बदले आपको क्या देंगे, रॉयल्टी। खेत रेगा में देते सुने हो, तो रेगा छत्तीसगढ़ी वर्ड है, रॉयल्टी को ही रेगा बोलते हैं। मतलब रेगा सामने वाला क्यों देता है, आप अपने खेत को सामने वाले को दे दियो, सामने वाला आपके खेत में क्या कर रहा है, फसल उगा रहा है, फसल उगा के वो मार्केट में बेचेगा, जो पैसा कमाएगा उससे आपको धान की बोरी और पैसा देके जाएगा। तो खेत जो रेगा में देते हैं ना, तो रेगा की अमाउंट भी रॉयल्टी है। क्लियर है? जैसे बुक लिख रहे हो, जैसे आप क्या लिख रहे हो, बुक, तो बुक का जो राइटर है ना, राइटर कोई और होता है बुक का, और बुक का पब्लिशर कोई और होता है। पब्लिशर कौन होता है, बुक को छाप के मार्केट में बेचने वाला, और राइटर कौन होता है, बुक को लिखने वाला। बुक का जो पब्लिशर होता है ना, पब्लिशर प्रकाशक, वो उतनी ही बुक की कॉपी छाप सकता है जितना बुक के राइटर ने उसको लिखित में परमिशन दिया है। बोलेगा ना 1000 कॉपी छाप सकते हो, तो 1000 कॉपी छाप पाएगा, और जितनी कॉपी छापेगा उतने के बदले उसको बुक के राइटर को रॉयल्टी देगा। बुक खरीदते ना हम, बुक का खरीदने का पैसा किसको जाता है, पब्लिशर को जाता है। पब्लिशर उस पैसे में से रॉयल्टी का पेमेंट किसको करता है, राइटर को। और जब तक राइटर जिंदा है, जब तक बुक छापते रहेगा पब्लिशर, तब तक उसको, नहीं तो उसके परिवार वाले को पैसा मिलते रहेगा। क्लियर है? मेरी बात समझ में आई? हाँ बता रहा हूं मैं क्या होता है। फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज मतलब, मान लो आप इंजीनियर हो, आप क्या हो, इंजीनियर। तो इंजीनियर अपनी जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है किसी को, इंजीनियर ने अपनी पढ़ाई की है कि नहीं उससे रिलेटेड, उसको बोलेंगे टेक्निकल सर्विसेज की फीस। जो इंजीनियर काम करने के बदले किसी से पैसा ले रहा है, उसको क्या बोलेंगे, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज। क्लियर है मेरी बात? तो आपने क्या दिया हुआ है, सामने वाले को लोन दिया हुआ है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं उस रूल को और डिटेल में बना दिया। ये आप हो, मान लो आपने सामने वाले को क्या दिया हुआ है, लोन। आपने सामने वाले को क्या दी है, अपनी कोई ऐसी चीज दी है जिसके बदले आपको क्या मिलेगी, रॉयल्टी। ठीक है? या फिर आपने सामने वाले को क्या दिया हुआ है, टेक्निकल सर्विसेज। लोन के बदले आपको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन। आपने अगर अपनी कोई एसेट को वहां पे सामने वाले को लीज वीज पर दिया, तो आपको उसके बदले क्या मिलेगा, रॉयल्टी। और आपने अगर टेक्निकल सर्विसेज दिए, तो सामने वाले से आपको क्या मिलेगा, फीस। तीनों के रूल सेम है। अगर आप लोन देते हो किसको, गवर्नमेंट को, तो उससे आपको क्या मिलेगा, ब्याज। अगर आपने गवर्नमेंट को अपनी जमीन दे दी, गवर्नमेंट उसके बदले आपको क्या दे रही है, रॉयल्टी दे रही है। अगर आपने गवर्नमेंट को कोई टेक्निकल सर्विस पटाई, मतलब टेक्निकल सर्विस दे रहे हो, तो गवर्नमेंट आपको क्या देगी, फीस देगी। तो गवर्नमेंट उस चीज का यूज कहीं भी करे, गवर्नमेंट उस चीज का यूज कहीं भी करे, एक्रूड इनकम ही मानना है उसको। क्या मानना है, एक्रूड इनकम। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट के अलावा किसी रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट को देते हो, दूसरे पर्सन को देते हो, तो उसका कनेक्शन किससे होना चाहिए, इंडिया से कनेक्शन होना चाहिए। क्लियर है मेरी बात? तो ये है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन है बहुत इजी। पूरे चैप्टर में 2 या 3 जगह पॉइंट आएगा, बाकी कहीं नहीं आएगा। तो मैं लिख रहा हूं, सुनो। एक में क्या लिखा, इंटरेस्ट ऑन लोन ऑब्लिक रॉयल्टी ऑब्लिक फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज।
अगर ये आपको किससे मिल रही है, ये तीनों अलग अलग आइटम है ना, एक ही नहीं है, ये अलग है, ये अलग है, और ये तीन अलग अलग है, लेकिन रूल तीनों के लिए एक ही है। ये अगर मिल रहा है किससे, गवर्नमेंट से, ठीक है, तो ये हमेशा क्या होगा, ऑलवेज एक्रूड इन इंडिया। गवर्नमेंट से मिल रहा है, मतलब आपने लोन दिया है, लिख देता हूं फ्रॉम गवर्नमेंट, लिख देता हूं, अब समझ में आएगा। रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट मतलब हमको मिल रहा है गवर्नमेंट से, और रिसीव्ड फ्रॉम रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट, तो accrued in India, accrued in India only if business connection is with India। आई मेरी बात समझ में? हाँ बस ये अभी आप लोगों को नहीं भी समझ में आया, क्वेश्चन जब बनाओगे ना एकदम क्लियर है, क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा। ये 4 पॉइंट जो मैं लिखवाया आप लोगों को, ये 4 पॉइंट किस चीज को एक्सप्लेन करते हैं कि कौन कौन सी इनकम को आपको एक्रूड इन इंडिया मानना है और कौन कौन सी इनकम को एक्रूड इन इंडिया नहीं मानना है। ठीक है, हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। इसमें पहला पॉइंट क्या था कि अगर कोई इनकम आपको इंडिया में रिसीव हो रही है तो क्या मानना है, इंडिया में रिसीव हो रही है तो रिसीव इन इंडिया करके तीनों में लेना है। अगर कोई आपको इनकम इंडिया में एक्रू हो रही है तो वो भी क्या करना है, तीनों में लेना है। ठीक है, एक्रूड इन इंडिया में क्या आता है, अगर आपका बिजनेस इंडिया में है, आपकी कोई प्रॉपर्टी एसेट या इन्वेस्टमेंट इंडिया में है, अगर आपको सैलरी या पेंशन मिल रही है, या आपको इंटरेस्ट ऑन लोन, रॉयल्टी या फीस फॉर टेक्निकल सर्विस, तो उसके अंदर ये कंडीशन देखनी है। ठीक है, इसके अंदर अभी 4 पॉइंट और लिखने के हैं मेरे को। ठीक है, तो आप लोगों के लिए ओवरडोज तो नहीं हो रहा है, हो रहा है? अगर बोलोगे ना तो सिर्फ 10 मिनट की बात बची है, उसके लिए कल की उसमें चला जाएगा। हाँ, 4 पॉइंट और है, लेकिन ज्यादा टाइम नहीं लेगा जितना ये टाइम ले लिया है। मैं 2 मिनट वो फील्डिंग लगा के आ रहा हूँ, वो बेचारा बहुत देर से वेट कर रहा है, उसके बाद फिर मैं वापस से कंटिन्यू कर रहा हूँ। ठीक है, तब तक कोई डाउट हो हाँ और वो आर्मी इंडिया को भी मत, लेकिन कुछ जमीन को दे दिए, उसका रॉयल्टी इसको दे रहे हैं, इसको इंडिया वाले आते हैं, तो वो एक्चुअली इंडिया में तो नहीं है, क्यों? क्योंकि इंडिया के काम में नहीं है, फॉरेन एक बात चल रहा था हमारे रात और वहीं में इंस्टाग्राम पे फॉलो किया गया आईडी बता मुझे लगा मेरा फॉलो कर जाए नहीं आईडी के बारे में जानना है जिमिन देखना हो तो पता लगे तो 3400 तो क्या बोल 24 पे भाई 24 पे जाना तो नहीं जाएगा पेमेंट चल जाना जिंदगी बर्बाद करना है तो दोस्ती करना दोस्ती करके राशि का कुछ उसमें बर्बाद हो गई जिंदगी चाहे तो दादी बस कोई बता रहा छोटा
वो जो डैश था वो बड़ा है। हाँ डॉट की बात नहीं चाचा वर्मा लिखने ही तुमको ये आ गए आप प्राइवेट अकाउंट फॉलो जी के करे चलेगा सब्सक्राइब मत करना बात करके तो टाइम पास नहीं करेंगे एक ही टाइम पास करेंगे नाम नाम साथ में तो हाईलाइट देखने तो मेरा दिन निकल जाएगा वो होगा कौन छोटा वाला है 2 मिनट मेरा बैग में बैग ही क्या पार्टी कर ली फैजल 2 मिनट का मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ एक थोड़ा सा काम है। आ जाओ नहीं बढ़ेगा तो भी वही होना है, बढ़ेगा तो भी मतलब बढ़ेगा तो आपका समय बच सकता है, ज्यादा मत सोचो। लेकिन ज्यादा तो पड़ता ही है ना वो पेपर के ऊपर करता है डिपेंड। रेगुलर था ना आपका, रोल नंबर बताओ। 231 हाँ 231 3036 जैसे खोले रिजल्ट ये आया, देखो ये दिख रहा है नीचे में दिया देखो। हाँ, इसमें है ये देखो आया रिवैल्यूएशन का रीटोटलिंग का, तो रिवैल्यूएशन में डाल दे दिखा रहा है। इसमें 8 आया है मैथ्स में और इसमें 15 आया है, तो पर यहाँ पे यही दोनों में डालना है ना, सिलेक्ट करना पड़ता है। 300 रुपये लगेगा एक सब्जेक्ट का 150। सबमिट कर दिए, यहाँ पे पे करना है, तो इसमें बारकोड दिखाएगा, डायरेक्ट उसी में कर देना ना। आपका नंबर बताओ फिर। हाँ नहीं अभी फोन पे नंबर ऐसे ही नंबर पूछ रहा है वो 911126 ईमेल आईडी। इस पे स्कैन कर दो और आज ही से आना चालू किया। हाँ मैं तो बोल रहा हूँ बीच में आ जाता है। हाँ है ना, ये सेकंड ईयर का करते रहेगा। मैं तो बोल रहा हूँ सेकेंड ईयर का सिलेबस ज्यादा है, आप सप्ली का रिजल्ट के लिए रुकोगे ना आपका अक्टूबर तक खराब हो जाएगा आपका। तो ज्वाइन कर है ना, इसका एग्जाम दे दूंगा। ये तो क्लियर हो जाएगा ना, तो पास भी हो गया तो देना नहीं पड़ेगा। नहीं होगा तो मैं आपको धीरे धीरे हिट करते जाऊंगा। और थ्योरी सप्ली पेपर में थ्योरी ज्यादा पूछता है, प्रैक्टिकल कम पूछता है। और मालूम है आप इधर थ्योरी नहीं बिगाड़े रहते ना तो आपका मैथ्स के बड़े नंबर कम है, थ्योरी में थोड़ा कुछ गड़बड़ हुआ होगा, थ्योरी में कवर हो जाएगा। तो मैं इसका भेज देता हूँ आपको, पूरा डिटेल आपका आ गया। थोड़ी देर में इसको भेज दूंगा। बताना हाँ ये सप्ली का जब फॉर्म आता है ना उसके 2-4 दिन पहले आ जाता है इसका रिजल्ट। सप्ली के फॉर्म के ऊपर है कि फॉर्म कब आ रहा है, उसके 2-4 दिन आगे पीछे करके आता है। हाँ बढ़ जाएगा। हाँ कल से एक बार कॉल कर लेगा। चलो आगे बढ़िए पेपर। इधर आगे देखो 10 मिनट का बस बचा है। वो एक्चुअली क्या है, वो बच्चे का अगले आ गया फर्स्ट ईयर में तो उसका रिवेल डाल
हाँ? चलो, लेकिन आपको, हाँ नहीं, वो जो फैजल था ना, वो इधर वाला भैया, वो तो उसका कोई फैमिली था। चलो दूसरा देखते हैं आगे ना, मतलब इसके बाद का देखो इधर, बात नहीं करो, इधर देखो, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया तीनों में आएगा, इनकम एक्रूड इन इंडिया तीनों में आएगा। अब आप लोगों का एक्रूड इन इंडिया में पीएचडी हो गया है, मतलब इतने बार अब रिपीट नहीं करूंगा, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, अगर बिजनेस इंडिया में है तो उस बिजनेस से होने वाली इनकम को आप क्या मानोगे? एक्रूड इन इंडिया मानोगे। लेकिन अगर बिजनेस विदेश में चल रहा है, इंडिया में नहीं चल रहा है, अगर बिजनेस इंडिया में नहीं है विदेश में, तो उसकी इनकम को एक्रूड इन इंडिया मानोगे कि नहीं मानोगे? अगर इंडिया में रिसीव हो रही है तो रिसीव्ड इन इंडिया ले लेंगे, लेकिन एक्रूड इंडिया तो नहीं होगी। अगर एक्रूड इन इंडिया है तो नहीं होगी। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, इफ सुनो, इनकम फ्रॉम बिजनेस आउटसाइड इंडिया, अगर कोई बिजनेस जो है इंडिया के बाहर चल रहा है, तो इंडिया के अंदर वाले बिजनेस की बात कहां लिख चुके हैं हम? इसकी लिस्ट में लिखे थे ना, इनकम फ्रॉम बिजनेस इन इंडिया। तो अभी हम कैसे बिजनेस की बात कर रहे हैं? जो बिजनेस इंडिया में नहीं है, ठीक है। तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हाँ नहीं, इनकम फ्रॉम बिजनेस आउटसाइड इंडिया, ठीक है। देखो ध्यान से, आपको देखना पड़ेगा उस बिजनेस का कंट्रोल मैनेजमेंट देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा? कंट्रोल मैनेजमेंट। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट बस। अगर कोई बिजनेस इंडिया में नहीं, इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर चल रहा है, तो आपको ऐसे बिजनेस का क्या देखना पड़ेगा? कंट्रोल एंड मैनेजमेंट देखना पड़ेगा, प्रबंध एवं नियंत्रण देखना पड़ेगा। अगर कोई बिजनेस जो इंडिया से बाहर चल रहा है लेकिन उसका कंट्रोल मैनेजमेंट कहाँ है? इंडिया में, तो उस बिजनेस की इनकम को आप किस में लोगे? एनआर में नहीं लोगे। आ रही बात समझ में? तो उस बिजनेस की इनकम आप कहां कहां पे लोगे? ओआर, एनओआर और बस, एनआर में नहीं लोगे। अगर कोई बिजनेस इंडिया के बाहर चल रहा है लेकिन उसका कंट्रोल मैनेजमेंट भी बाहर है, तो उस बिजनेस की इनकम को कहां लोगे? ओआर में बस लोगे, एनओआर और एनआर में नहीं लोगे। अगर ओआर का कनेक्शन इंडिया से, इंडिया में रहने वाला आदमी, अगर कोई बिजनेस ऐसा है जो विदेश में चल रहा है, इंडिया में नहीं चल रहा है, तो ऐसे बिजनेस का हमको क्या देखना पड़ेगा? कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। कंट्रोल मैनेजमेंट इंडिया में है तो दो में आएगा, कहां कहां पे? ओआर और एनओआर, एनआर में नहीं जाएगा। और कंट्रोल मैनेजमेंट इंडिया के बाहर है तो ओआर में बस आएगा, एनओआर और एनआर में नहीं आएगा। आई बात समझ में? चौथा, पक्का बता रहा हूँ, आज रात को जाके ना दिमाग में ओआर, एनओआर, एनओआर और रिसीव्ड एक्रूड, रिसीव्ड एक्रूड, यही सब होने वाला है। देखो आगे, देखो आगे, एग्जेम्प्टेड इनकम। एग्जेम्प्टेड इनकम मतलब कर मुक्त आय, ऐसी इनकम जिसके ऊपर गवर्नमेंट हमसे टैक्स नहीं लेती है। तो ऐसी इनकम अगर कोई है जो एग्जेम्प्टेड नेचर की, कैसी है? एग्जेम्प्टेड नेचर की, तो उसको कहीं पर भी नहीं लेना है, ना ओआर में, ना एनओआर में, ना एनआर में। क्लियर है मेरी बात? ऐसी इनकम जो एग्जेम्प्टेड होती है उसको कहीं पर नहीं लेना है, ठीक है। अब एग्जेम्प्टेड इनकम कौन कौन सी होती है आपको मालूम है क्या? इसके लिए हम क्या बनाएंगे?
छोटी सी लिस्ट है, 4 नाम। ये तो बहुत छोटा सा चैप्टर है यार, इनकम टैक्स। हाँ, अरे छोटा सा चैप्टर है। लिस्ट नंबर 2, लिस्ट नंबर 2 क्या बताता है? ऐसी कौन कौन सी इनकम है जो एग्जेम्प्टेड होती है, कर मुक्त होती है? तो पहले नंबर पर आता है एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम इंडिया। अगर विदेश से एग्रीकल्चर इनकम है तो वो एग्जेम्प्टेड नहीं है, वो उसके ऊपर आपको टैक्स लगेगा, विदेश से अगर एग्रीकल्चर इनकम हो रही है। लेकिन एग्रीकल्चर इनकम आपको इंडिया से हो रही है तो वो एग्जेम्प्टेड है, कृषि आय। ठीक है, लिखा रहेगा साफ साफ, एग्रीकल्चर इनकम लिखा रहेगा, आपको दिमाग नहीं लगाना वहां पे। हाँ हाँ, लिखा रहेगा ना, लिखा रहेगा ऑस्ट्रेलिया में एग्रीकल्चर इनकम से इनकम, एग्रीकल्चर से इनकम, ऐसा लिखा मिलेगा। हाँ, ऑस्ट्रेलिया इंडिया में कि बाहर है? ये तो भाटा गांव बाजू में बोले, गीतांजलि घर के पास में। आपका भी उधर ही है क्या? चलो दूसरा, दूसरा बस जल्दी खत्म करने दो ना भाई, बात करने के चक्कर में क्लास ज्यादा टाइम हो जा रहा है। एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम इंडिया, उसके बाद और कौन सी इनकम एग्जेम्प्ट रहती है? गिफ्ट फ्रॉम, गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव। अगर आपको कोई गिफ्ट दे रहा है, अगर आपको कोई गिफ्ट दे रहा है तो गिफ्ट को भी आपकी इनकम माना जाएगा, मालूम है? जैसे मान लो मुकुंद का बर्थडे है, अपन सब जाके मुकुंद को गिफ्ट दे रहे हैं, तो गिफ्ट जो मिल रहा है ना, मान लो 500 का लिफाफा दितेश मुकुंद को दे दिया तो उसकी इनकम है। नहीं देगा बोल रहे सुनो 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 मेरी बात। गिफ्ट 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 जो मिल रहा है ना, मान लो मुकुंद की इनकम कैसे निकालेंगे? मान लो मुकुंद का बर्थडे है, कोई इसको नकदी दे रहा है तो गिफ्ट को क्या बोलेंगे? कैश गिफ्ट बोलेंगे। अगर मान लो 20,000 का मोबाइल मैं आपको गिफ्ट दे दिया, लो मुकुंद आपका बर्थडे है, गिफ्ट रखो, तो आपकी इनकम कितनी मानेंगे मालूम है? उस मोबाइल की मार्केट वैल्यू 20,000 रुपए आपकी इनकम में जोड़ देंगे। क्लियर है? तो उसको अदर देन कैश गिफ्ट बोलते हैं। गिफ्ट 2 टाइप का होता है, कैश गिफ्ट और दूसरा अदर देन कैश गिफ्ट। अगर गिफ्ट कौन दे रहा है आपको? आपका रिलेटिव दे रहा है। कौन दे रहा है? रिलेटिव। मतलब आपका गिफ्ट जो है एग्जेम्प्ट है, उसके ऊपर गवर्नमेंट आपसे टैक्स नहीं लेगी। लेकिन गिफ्ट अगर आपको कोई आपका दूसरा दे रहा है, जैसे मैं आपका सर हूं, रिलेटिव नहीं हूं, तो आपको उस गिफ्ट के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। गवर्नमेंट इनकम में जोड़ दो, इकट्ठा टैक्स ले लेगी गवर्नमेंट। आ रही बात समझ में? गिफ्ट अगर किससे मिल रहा है? रिलेटिव से मिल रहा है, तभी एग्जेम्प्ट है। हाँ, तीसरा एग्रीकल्चर इनकम हो गया इंडिया से, गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव हो गया, उसके बाद एक तो और था यार, मैं भूल रहा हूं। एग्रीकल्चर इनकम हो गया, गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव हो गया, और प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड की मैच्योरिटी अमाउंट, मतलब जिन लोग नौकरी करते हैं ना, नौकरी के बाद रिटायर हो जाते हैं ना, रिटायर होने के बाद उनको पीएफ का पैसा मिलता है, तो वो भी क्या होगा? एग्जेम्प्ट होगा। हाँ हाँ, एक हो गया एग्रीकल्चर इनकम, गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव, प्रोविडेंट फंड, मैच्योरिटी अमाउंट। ये कुछ कुछ है। अगर मान लो कोई और नाम याद आता है तो अपन बाद में यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, प्रोविडेंट फंड। ठीक है, चलो लास्ट देखो, सेकंड लास्ट सॉरी, 5वां नंबर है। मैं जो लिख रहा हूं उसको ध्यान से समझना। पास्ट अनटैक्स्ड फॉरेन इनकम ब्रॉट टू इंडिया ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर।
क्या लिखा है नहीं समझ में आएगा। इसमें एक एक वर्ड का मतलब है। ये जो लिखा है ना पास्ट, इसका भी मतलब है। अनटैक्स्ड, इसका भी कुछ मतलब है। फॉरेन इनकम, इसका भी कुछ मतलब है। ब्रॉट इनटू इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, इस लाइन का भी कुछ मतलब है। ऐसी अगर कोई इनकम लिखी हुई मिली तो वो भी क्या होगी, तीनों में नहीं आएगी। अब सुनो मेरी बात, मालूम है आपको एक ऐसा देश है जहां पे इनकम टैक्स लगता ही नहीं है। हाँ नाम, चलो मैं एक एग्जांपल के लिए ले लेता हूँ, दुबई। दुबई में मान लो इनकम टैक्स लेती ही नहीं वहां की गवर्नमेंट, क्योंकि वहां की गवर्नमेंट तेल से ही बेच के इतना पैसा कमा लेती है, बोलती है हमको लोगों से इनकम टैक्स नहीं चाहिए। ठीक है, सुनो सुनो मेरी बात। हमारा अभी प्रीवियस ईयर क्या है, हमारा प्रीवियस ईयर क्या है, 22-23। प्रीवियस ईयर के पहले के साल जो हैं, जो भी साल होगा 21, 20, 19, मान लो मुकुंद है ना दुबई शिफ्ट हो गया, उसकी जॉब लग गई मस्त, 1.5 लाख रुपए महीना, और कहाँ शिफ्ट हो गया, दुबई। अब यहाँ पे मुकुंद मस्त काम कर रहा है और पैसा इकट्ठा कर रहा है। अब मुकुंद का कोई नशा पानी, कोई ऐसा गंदा आदत तो है नहीं, पूरा पैसा बचा ले रहा है। सिर्फ 5,000 रुपए महीना खर्चा है, रहना खाना कंपनी की तरफ से, 5,000 खर्चा बस मुकुंद का। ठीक है, सुनो सुनो, तो मुकुंद जो है ना पूरा शुद्ध जो पैसा बच रहा है ना वो अपने पास इकट्ठा कर रहे हैं। अब 3 साल हो गया मुकुंद को काम करते करते, मुकुंद को कितने साल हो गए काम करते करते, 3 साल। अब उसका मन नहीं लग रहा है, उसको याद आ रहा है राठौर चौक का कचौड़ी है ना, अमृत तुल्य का चाय, और दुबई में मिल नहीं रहा है। तो मुकुंद बोला चल यार बहुत पैसा इकट्ठा कर लिए हैं, अब क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर में वो पूरा पैसा को रिपोर्ट के लेके आ रहा है। आ रही मेरी बात समझ में, अरे छोड़ो ना उसको, वो पूरा पैसा इकट्ठा करके प्रीवियस ईयर में इंडिया लेकर आ रहा है। तो बताओ पैसा कब कमाया, प्रीवियस ईयर के पहले के साल में कमाया, इसलिए वो क्या है, पास्ट। दुबई में इनकम टैक्स नहीं लगता इसलिए अनटैक्स्ड। दुबई में कमाया, इंडिया में नहीं कमाया, इसलिए फॉरेन इनकम। और पैसे को इंडिया लेके आ रहे हैं, मतलब ब्रॉट इनटू इंडिया ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर में लेके आ रहे हैं। आ रही बात समझ में, मतलब विदेश में पैसा कमा रहा है प्रीवियस ईयर के पहले के साल में, और उस पैसे को इंडिया लेके आ रहा है कब, कमाया प्रीवियस ईयर में नहीं है, कमाया पहले है। ठीक है, और लेके आ रहा है कब, प्रीवियस ईयर में। तो ऐसी कोई इनकम है तो इसको भी क्या करते हैं, तीनों में नहीं लेते। ठीक है, और लास्ट, हाँ पास्ट अनटैक्स्ड। मैं एक एग्जांपल दिया, और भी कोई कंट्री हो सकती है। छठवा, सुनो, छठवा है, छठवा क्या है, अदर इनकम। हो गया खत्म। छठवा क्या है, अदर इनकम। अदर इनकम अगर है, मतलब अदर मतलब क्या समझ रहे हो, ऐसी इनकम जो ना तो रिसीव्ड इन इंडिया है, ऐसी इनकम जो ना तो एक्रूड इन इंडिया है, ऐसी इनकम जो ना तो विदेश में चल रहे व्यापार से है, ऐसी इनकम जो एग्जेम्प्ट भी नहीं है, ऐसी इनकम जो पास्ट अनटैक्स्ड फॉरेन इनकम भी नहीं, मतलब ऐसी इनकम जो ऊपर के 5 में कवर नहीं हो रही है, ऐसी इनकम को हम क्या बोलेंगे, अदर इनकम। और वो सिर्फ किस में टैक्सेबल होगी, ओआर में, बाकी एनओआर में और एनआर में टैक्सेबल नहीं होगी। ऐसी कौन सी इनकम जो अदर में आ रही है, एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया रिसीव्ड देयर। ऑस्ट्रेलिया में पैसा एग्रीकल्चर किया और वहीं कमा लिया। अगर इंडिया की रहती तो कहां आ जाता, एग्जेम्प्ट में। इंडिया में रिसीव अगर हो जाती, ऑस्ट्रेलिया में एग्रीकल्चर किया तो पहले नंबर में आ जाता। एक्रूड तो हो नहीं सकता क्योंकि खेती किसानी कहाँ किया, ऑस्ट्रेलिया में। अब खेती किसानी कर रहे हैं मतलब बिजनेस इनकम भी नहीं है, और विदेश में भी कमाई हुई इनकम मतलब पास्ट वाली नहीं है इसी साल में, तो ऐसी इनकम को हम कहाँ लेंगे, अदर में। ठीक है, अब इनका टोटल लगा देना लास्ट में, तो क्या हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये है रूल जो मैंने आप लोगों को आज की क्लास में करवाया है। ठीक है, पार्ट बी। अब ये रूल में और कुछ लिखने का नहीं, अब क्वेश्चन करवाऊंगा ना तो क्वेश्चन के नीचे में लिखवाऊंगा मैं। ठीक है, ये पूरा कंप्लीट नोट्स है, मैं आप लोगों को इसका पीडीएफ आज भेज दूंगा घर जाकर। हाँ, इसमें आप ये कंप्लीट रेसिडेंशियल स्टेटस का कंप्लीट नोट्स है, कल का भी मिला के। ठीक है, इसके अलावा और कुछ नहीं लिखना है इसमें। ठीक है, क्लास ओवर, फिर अपन नेक्स्ट क्लास में